एनवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से है और मैंने इसे किसी साइट से डाउनलोड किया है। ऐसे मैं बहुत से क्वेश्चन लेके आऊँगी। एज यू कैन सी आंसर इज ऑलरेडी मार्क्ड हेयर, बट माई मोटिव हेयर इज टू explain the question. So if you want to watch this video, you can continue, otherwise you can stop watching the video right here. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अकॉर्डिंग टू मेंडल्स थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। मेंडल की थ्योरी के अकॉर्डिंग मेंडल ने 3 लॉ दिए थे यहाँ पे। हम सबको पता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो उनका फर्स्ट लॉ था, एंड देन उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट, जो उनका सेकंड लॉ था, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। पहले हम लॉज को अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन पे जाएंगे। फर्स्ट ये था, सेकंड ये, एंड देन थर्ड वन था हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लॉज की, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बोला गया है। इसको मेंडल का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब है कोई चीज़ डोमिनेंट है। क्या डोमिनेंट हो सकती हैं? एलील्स यहाँ पे डोमिनेंट हो सकती हैं। अब एलील्स क्या होती हैं? एलील्स होती हैं अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन, कोई भी जीन है, देखो कोई भी ट्रेट होती है, जैसे मैं हाइट की बात कर सकती हूँ, कलर की बात कर सकती हूँ, या फिर मैं आइरिस कलर की बात कर सकती हूँ। कलर में हेयर कलर आ गया, आइरिस कलर आ गया, स्किन कलर आ गया, ठीक है। तो ये क्या है? ट्रेट्स हैं। अब इन ट्रेट्स को कोड करने के लिए क्या होंगे? जीन होंगे। इसके लिए अलग जीन होगा, इसके लिए अलग, और इसके लिए अलग। अब ये जो जीन है इनकी अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं। जैसे हाइट के लिए हम प्लांट्स में देखते हैं कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ठीक है। तो ये एक एलील है, ये दूसरी एलील है, इसको मैं बोलूँगी एक सिंगल जीन। मतलब एक जीन की 2 एलील होती हैं, ठीक है। तो जो एलील है वो डोमिनेंट भी हो सकती हैं, वो रिसेसिव भी हो सकती हैं। हम डोमिनेंट एलील को कैपिटल लेटर से शो करते हैं, और जो हमारी रिसेसिव एलील होती हैं उसको स्मॉल लेटर से शो करते हैं। तो यहाँ पे मेंडल का फर्स्ट लॉ है, वो क्या कहता है कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होगा, हाइब्रिड क्या होगा? हाइब्रिड होगा 2 पेरेंट्स का, जिसमें एक हमारा होमोजाइगस हो सकता है, एक हमारा रिसेसिव के लिए होमोजाइगस हो सकता है, एक हमारा डोमिनेंट के लिए होमोजाइगस हो सकता है। दोनों मिला के अगर मैं यहाँ पे होमोजाइगस पेरेंट्स को लेती हूँ, तो वो क्या जनरेट करेंगे? एक हाइब्रिड स्पीसीज देंगे, जो क्या होगा? हेट्रोजाइगट होगा। मतलब उसमें डोमिनेंट एलील भी होगी, रिसेसिव एलील भी होगी, तो उसको मैं हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग बोलूँगी। तो इसने बोला, मेंडल ने, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग होगा विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप क्या होती है? जो भी हमें मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अपीयर होते हैं, जैसे मेरे अंदर मेरा हाइट कितनी है, मेरी बॉडी का, मेरी स्किन का कलर क्या है, मेरा आइरिस का कलर क्या है, हेयर का कलर क्या है, ठीक है। ये सब जो मॉर्फोलॉजी अपीयरेंस जो होती है उसको फिनोटाइप बोलते हैं। तो जब वो फिनोटाइप फॉर्म करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कैपिटल टी मतलब कि डोमिनेंट के लिए होमोजाइगस है, दोनों एलील सेम है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं? होमोजाइगस बोल देते हैं। और मैंने यहाँ पे बोला स्मॉल टी है एक पेरेंट के अंदर, वो क्या है? वो भी होमोजाइगस है, बट दोनों ही, ये तो डोमिनेंट के लिए है, मैंने बोला था कैपिटल एलील डोमिनेंट को शो करती है, रिसेसिव एलील हमारी स्मॉल लेटर से शो की जाती है। तो ये दोनों जब बाइंड करते हैं तो ये इसके साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगा, ठीक है। अब ये हाइब्रिड बन गया। अब ये फिनोटाइप कैसे देगा? ये है तो क्या? हेट्रोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब कि दोनों एलील डिफरेंट है, एक कैपिटल एक स्मॉल है, बट इसका फिनोटाइप कैसा आ रहा है? टोलनेस को जनरेट करेगा ये, ठीक है। तो इसने बोला कि यहाँ पे जो डोमिनेंट ट्रेट है वो शो होगी। डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे क्या थी? टॉल। ये ड्वार्फ के लिए था, ये टॉल के लिए था, तो टॉलनेस शो हो रही है। द एलील्स दैट आर सप्रेस्ड, सप्रेस कौन सी एलील हुई? यहाँ पे स्मॉल टी यहाँ पे सप्रेस हो गया, तो उसने बोला जो यहाँ पे एलील सप्रेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिसेसिव ट्रेट बोलेंगे। वाइल द एलील्स दैट डिटरमाइन दैट ट्रेट आर नोन एज अ डोमिनेंट ट्रेट, और जो ये डिटरमाइन कर रही है कैपिटल टी, इसको हम डोमिनेंट बोलेंगे और इसको हम रिसेसिव बोलेंगे। ये उन्होंने अपने फर्स्ट लॉ में बोला था। इसी के बेसिस पे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बट एज वी आर रिवाइजिंग हेयर, तो हम यहाँ पे तीनों लॉ को
वन बाय वन देखेंगे। सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेट करना। तो ये क्या स्टेट करता है कि जब भी प्रोडक्शन होता है गैमेट का, हमें पता है कि जो भी हमारी सोमेटिक सेल्स होती हैं, बॉडी की अलग जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। बट जैसे ही सोमेटिक सेल्स से मियोसिस डिवीजन के थ्रू हमारे क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो जब प्रोडक्शन होगा हैप्लॉइड का गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू, जिसके थ्रू गैमेट जनरेट होंगे, तो दो कॉपी हैं ईच हेरिडिटी फैक्टर्स की। व्हाट आर हेरिडिटी फैक्टर्स? हेरिडिटी फैक्टर्स आर जीन्स। वो क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। अब जीन तो नहीं सेग्रीगेट हो सकता, क्या सेग्रीगेट होगी, एलील सेग्रीगेट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे गैमेट बन रहे हैं, मान लो दो हमारे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, तो एक पोलन ग्रेन्स में कैपिटल टी आ गया, एक पोलन ग्रेन्स में कैपिटल टी आ गया। इस तरह से यहाँ पे एलील क्या हो जाती है, सेग्रीगेट हो जाती है। क्यों हो जाती है? सो डैट ऑफस्प्रिंग एक्वायर वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट, ताकि यहाँ पे जब ओव्यूल फॉर्म हो तो उसमें मान लो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी आ गया, तो इस पेरेंट का ये एक कैपिटल टी ले और इस पेरेंट का एक स्मॉल टी ले, तो एक एलील इससे लेगा, एक एलील इससे लेगा, दोनों पेरेंट से एक एक एलील लेगा वो। इसीलिए हमारे जीन यहाँ पे क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ऑफस्प्रिंग एक्वायर वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेरेंट, और इसको दूसरे वर्ड में हम क्या बोल सकते हैं, जो एलील है, एलील क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन, वो सेग्रीगेट हो जाती हैं जब भी हमारे गैमेट की फॉर्मेशन हो जाती है और दोबारा से रीयूनाइट होके फर्टिलाइजेशन के टाइम पे वो एक ऑफस्प्रिंग जनरेट कर देती हैं। ठीक है, अब जो दूसरा लॉ है वो क्या बोलता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशोर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली अशोर्ट होंगे, मतलब एक एलील जब हमारी ऑफस्प्रिंग के अंदर जाती है तो वो दूसरी एलील के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंटली अशोर्ट होती है। इस देखो ये क्या स्टेट करता है, पेयर ऑफ ट्रेट्स। पेयर ऑफ ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब क्या है, जैसे हमने यहाँ पे येलो और राउंड सीड के केस में लिया था। ठीक है, राउंड और येलो सीड्स के केस में लिया था। अब येलो तो क्या है, येलो तो कलर है, ठीक है, कलर है किसका, सीड का। और राउंड क्या है, और राउंड क्या है, राउंड यहाँ पे शेप है। राउंड क्या है, शेप है किसकी, सीड की। अब दो अलग अलग ट्रेट होगी ना, ये तो शेप है और ये कलर है, दो ट्रेट होगी, तो दोनों ट्रेट के लिए अलग अलग जीन कोड करेंगे। और ये जो जीन है इसके अंदर एक कैपिटल और एक स्मॉल एलील है, मतलब एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील है, और यहाँ पे भी एक डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील है। तो इसने बोला जो पेयर ऑफ ट्रेट है ये क्या हो गया, पेयर हो गया किसका, दो ट्रेट्स का, एक शेप का और एक कलर का, दो ट्रेट्स का पेयर हो गया। ये सेग्रीगेट होंगी इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। जब गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो वाई, स्मॉल वाई एंड कैपिटल वाई अलग से सेग्रीगेट होगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर अलग से सेग्रीगेट होगा। तो जब एक गैमेट बनेगा तो उसमें कम्बिनेशन क्या आ सकते हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल आर, या कैपिटल स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर, या फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, या फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये कम्बिनेशन आ सकते हैं गैमेट्स के। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे इसने बोला एज द इंडिविजुअल हेरिडिटी फैक्टर्स। हेरिडिटी फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, हेरिडिटी फैक्टर्स हैं जीन, वो अशोर्ट होंगे इंडिपेंडेंटली, मतलब एक ट्रेट का जो पास ऑन होना है ऑफस्प्रिंग में वो दूसरी ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये यहाँ पे मेंडल ने बोला। अब बैक टू क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं क्या उसने हमसे यहाँ पे पूछा। उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रू अकॉर्डिंग टू मेंडल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। मेंडल की जो थ्योरी थी हेरिडिटी की उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सबसे पहले उन्होंने बोला स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ये तो किसके लिए, इवोल्यूशनरी जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली, उसके बेस्ड पे है। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट तो आता ही नहीं है मेंडल की थ्योरी में। आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन, इट इज़ नॉट करेक्ट। ये रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, एग्जिस्टेंस के लिए है। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा तभी वो रिप्रोड्यूस करेगा। तो ये तो इवोल्यूशनरी थ्योरी के बेस पे है, हेरिडिटी थ्योरी के बेस पे नहीं है। सेकेंड उसने बोला द कॉज ऑफ वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग इज ड्यू टू डोमिनेंट एंड हेरिडिटी रिसेसिव जीन। अब हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग आएगा, हाइब्रिड मतलब वो हेटेरोजाइगस आ गया, ठीक है, वो यहाँ पे इनहेरिट करेगा डोमिनेंट ट्रेट अपने फिनोटाइप में, ठीक है, और जो एलील होगी को जो सुप्रेस हो जाएगी वो रिसेसिव ट्रेट होगी।
अब ये जो हेट्रोजाइगस था, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगर मैं इसको इसी के साथ क्या कर दूं, क्रॉस करवा दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पे मेरा टोल आएगा, ये भी टोल आएंगे और ये डवार्फ आ जाएगा। तो यहाँ पे वेरिएशंस आ जाएंगी। तो वेरिएशंस आने का जो रीजन है वो क्या है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन्स, राइट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, इट इज अ जर्म प्लाज्मा डेट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये जर्म प्लाज्म थ्योरी है जिसमें वो बोलते हैं कि सिर्फ जीन जो होते हैं, वो कौन से जीन, वो जीन जो सिर्फ गैमेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वही हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सी मैटरनल इनहेरिटेंस भी होती है। जब मैटरनल के माइटोकॉन्ड्रिया से जीन पास ऑन होते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, जो कि सोमेटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, ना कि जर्म सेल्स के अंदर, तो ये हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। लास्ट वन क्या बोलता है वो, हेरिडिटी डज नॉट गो टू इमीडिएट पेरेंट। इमीडिएट पेरेंट मतलब मेरे मम्मी पापा जो इमीडिएट हैं उनसे मेरी हेरिडिटी नहीं हो रही, बट मेरे दादा दादी, मेरे परदादा है जो, उनसे हो रही है, विच इज इनकरेक्ट। दैट्स वाई this statement is correct here according to the law of dominance. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिम्टम्स पूछे गए हैं डिफरेंट डिजीज़ के। ये सारी ही ऑलमोस्ट सिर्फ डाउन सिंड्रोम को छोड़ दे तो रिलेटेड डिजीज़ हैं। जैसे ADHD की अगर हम बात करें तो ADHD के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो अगर इसके सिम्टम्स की बात करेंगे हम तो क्या होगा कि यहाँ पे इनअटेंटिवनेस होती है। इनअटेंटिव मतलब जो कॉन्शियस नहीं होता है, अटेंटिव नहीं होता है चाइल्ड, उसको डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में। हाइपर एक्टिविटी मतलब कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से रिलेटेड, टॉय से रिलेटेड ज़्यादा ही वो एग्रेसिवनेस शो करेगा, यहाँ पे इम्पल्सिव होगा उसका बिहेवियर। और ऑटिज़म में हम देखते हैं कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, और 9 मंथ तक तो वो अपनी मतलब जो स्किल्स होते हैं बच्चे के, कोग्निटिव डेवलपमेंट्स जो होती हैं वो सब भी उसकी नहीं हो पाती, मतलब लर्निंग स्किल्स जो हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाती है। यहाँ पे भी हाइपर एक्टिव होता है, बट यहाँ पे बच्चा क्या करता है कि जैसे सेम टॉय से वो सेम वे में खेलता रहेगा, ठीक है, उसको कुछ चीज़ें बॉदर करेंगी जो उसका इम्पल्सिवनेस का कारण होगा, तो उसके थोड़े ही अनयूजुअल इमोशनल रिएक्शंस आ जाती हैं यहाँ पे। सेरिब्रल पाल्सी अलग अलग इंडिविजुअल में अलग अलग वे में आती है, तो लिम्स को मेनली अफेक्ट करती है। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। तो कोऑर्डिनेशन कैसे होएगा, जैसे कि भाई स्पीच का और ईटिंग का कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, यहाँ पे मूवमेंट डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, और जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं जो हम अब बिना इच्छा से करते हैं, वो जर्की मूवमेंट हो रही है, मतलब हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना है, इस तरह से सेरिब्रल पाल्सी। डाउन सिंड्रोम में हमें बताया थोड़ा शॉर्ट स्ट्रेचर हो जाता है, और शॉर्ट नेक होती है, ब्रॉड जो फोरहेड होगा, प्रोट्रूडिंग टंग होगी, और जो मेंटल रिटार्डनेस होती है डाउन सिंड्रोम में। तो यहाँ पे ADHD हमें बताता है कि इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिवनेस, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये ADHD के सिम्टम्स है। क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने बोला है हम कि आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पे डिफरेंट इंसेक्ट के नाम गिवन है और पीछे क्लासेस गिवन है, और हमें बताना है कि कौन सा पेयर किससे मैच नहीं हो रहा है। तो ये हमें पता है कि सारे ही इंसेक्ट्स यहाँ पे फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, आर्थ्रोपोडा का मतलब है कि पेयर्ड अपेंडेजेस होंगी। पेयर्ड अपेंडेजेस का मतलब क्या है कि जो फुट होंगे वो पेयर्ड होंगे, यहाँ पे पेयर्ड लेग्स होंगी। दूसरा काइटिन कवरिंग होती है यहाँ पे, और 3 जो है उसमें डिवाइड होती है बॉडी, जैसे यहाँ पे थोरैक्स, एब्डोमेन एंड प्रोथोरैक्स, इस तरह से हमारी, और टेल वाला रीजन 3 में डिवाइड होती है यहाँ पे, इस तरह से बॉडी 3 पेयर्ड अपेंडेजेस होंगी, यहाँ पे भी लेग्स होंगी, यहाँ पे लेग्स होंगी, यहाँ पे लेग्स होंगी, इस तरह से, और बॉडी डिवाइड हो रखी होगी
सेगमेंटेड बॉडी होगी, मतलब 3 सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो आर्थ्रोपोडा में डिफरेंट क्लासेस आती हैं, जैसे इंसेक्टा, क्रस्टेशियंस एंड यहाँ पे एरेक्निडा, जिसमें हमारी ये भी आती हैं स्पाइडर वगैरह, ठीक है। मायरियापोडा, डिप्लोपोडा, दीज आर डिफरेंट क्लासेस जो आर्थ्रोपोडा के अंडर आती हैं। तो हम यहाँ पे देखें वास्प की बात करें, हनी बी की बात करें, ये सारी हमारी इंसेक्टा में आती हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। और इसका ऑर्डर होता है हमारा हिमनेप्टोरा, ठीक है। ऑर्डर की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे क्लासेस गिवन ही है। क्रैब हमारा क्रस्टेशियंस में आता है और इसका ऑर्डर होता है डेकापोडा, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई हमारी जो है वो आती है इंसेक्टा के अंदर, इंसेक्टा के अंदर आती है और ऑर्डर होता है उसका ओडोनेटा, ठीक है। तो यहाँ पे एरेक्निडा गलत है, एरेक्निडा में आएंगी स्पाइडर्स, ठीक है। मिलीपीड जो है वो हमारी आती है डिप्लोपोडा में भी उसको रखते हैं, मायरापोडा में भी रखते हैं। इट डिपेंड अपॉन आप बांस को फॉलो कर रहे हैं, आप कौन सी बुक को फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप, क्योंकि क्लासिफिकेशन इज़ ट्रिकी। और कोटपाल को फॉलो करते हैं तो हमें कहीं अलग मिलता है, बांस को फॉलो करते हैं तो कहीं अलग मिलता है। तो मिलीपेड हमारा डिप्लोपोडा में भी लिखा मिलेगा आपको, मायरापोडा में भी लिखा मिलेगा। और ऑर्डर डिपेंड करता है कि कौन सी स्पेसिस है मिलीपेड की, वो पोलीडेस्मिड में भी आता है, प्लेटीडेस्मिड में भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ड्रैगन फ्लाई का है, जो अरेक्निडा में है, क्योंकि अरेक्निडा में ड्रैगन फ्लाइज नहीं आएंगी, ड्रैगन फ्लाई आएगी इंसेक्टा के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिन्यूरियम इज किसकी लाइनिंग है वो, सेंट्रल इनमें से हमें बताना है। तो अगर लाइनिंग पूछा गया है तो मैं 1 और 2 मैं एक्स्ट्रा लाइनिंग के बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है लाइनिंग ऑफ सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की, उसको स्पाइनल फोरामेन भी बोला जाता है। जब हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो इस तरह से अगर बोन होती है और उसके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम फोरामेन बोलते हैं। कई बार आपने देखा होगा, अगर आपने कंपैरेटिव एनाटॉमी की स्टडी की है तो आपने स्कल के केस में देखा होगा, इनके पीछे का जो गैप होता है, जो ओपन पोर होता है स्कल में, उसको भी फोरामेन बोला जाता है। तो ये जो सेंट्रल कैनाल है स्पाइनल कॉर्ड की, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पाइनल फोरामेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड की लाइनिंग है वो यहाँ पे सिंगल लेयर किसकी, कोलुमनर एपेंडाइमल सेल्स, कोलुमनर जो कॉलम लाइक सेल्स होती हैं, एपेंडाइमल जो एपिथेलियल लेयर से अराइज होती हैं। तो यहाँ पे कोलुमनर एपेंडाइमल सेल की कवरिंग होगी जो हमारी सेंट्रल कैनाल को कवर करेगी। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व वो एपिन्यूरियम ही होती है हमारी। और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन अगर पूछा जाए, ब्रेन, तो वो होती है ड्यूरामेटर। और आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ स्किन सबको पता होगा, एपिडर्मिस, और सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, ठीक है। और डर्मिस में ही हमारी जो ग्लैंड वगैरह होती हैं, सेबेसिस ग्लैंड, ठीक है, ये सब हमारी डर्मिस लेयर में होती हैं। अब आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एक्सोन, देखो एक्सोन की वैसे हम हमेशा पढ़ते आते हैं कि माइलिन सीथ होती है, ठीक है। बट माइलिन सीथ के ऊपर एक लेयर होती है न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा, ठीक है, ये कवरिंग होगी। और न्यूरीलेमा से नीचे हमारी होती है क्या, माइलिन सीथ। जो माइलिन सीथ होती है वो भी हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तो सेचुआन सेल से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, सेचुआन सेल से ओरिजिनेट होगी। और हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगोडेंड्रोग्लिया से हमारी अराइज होंगी क्या, माइलिन सीथ। और माइलिन सीथ के ऊपर जो फाइनल लेयर होगी वो किसकी होगी, न्यूरोलेमा की, ठीक है। लाइनिंग ऑफ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, देखो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन से पहले जब सिनेप्सिस फॉर्म होता है, क्या होता है सिनेप्सिस, जो हमारी एक्सोन एंडिंग होती है वो एक दूसरे के साथ, एक्सोन एंडिंग हमारी डेंड्राइट्स के साथ कनेक्ट करती हैं, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेट होते हैं, तो इस जंक्शन को हम सिनेप्सिस बोलते हैं। तो प्री सिनेप्टिक का मतलब इसकी लाइनिंग और इसकी लाइनिंग किसके साथ कवर होगी, वही हमारी किसके थ्रू, एपिन्यूरियम के थ्रू हम बोल सकते हैं, एपिन्यूरियम के थ्रू भी हराइज हो सकती है। क्यों, देखो हमारे
नर्व तो होगी एपिन्यूरियम के थ्रू कवर, बट यहाँ पे हमारी प्री सिनेप्टिक है, यहाँ पे ये एक्सोन आ गया और ये डेंड्राइट्स आ गए, तो एक्सोन हमारी कवरिंग किसकी होगी, न्यूरोलेमा के थ्रू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दोनों के साथ कवरिंग होगी प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व किसकी है, एपिन्यूरियम।